दक्ष भी अपने घर पहुंचता है। अनिकेत उसका वेट कर रहे थे। दक्ष अपनी ही सोच में गुम था। उसकी नजर अनिकेत पर नहीं पड़ती और वो सीधा अपने कमरे में जाने लगता है। अरे तुम आ गए, क्या बात है, लोकेशन पर बहुत टाइम लग गया। दक्ष यूं ही अपनी सोच में गुम था। हाँ वो लग गया थोड़ा टाइम। क्या हुआ बेटा, तुम खोए खोए से लग रही हो। नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। अनिकेत मुस्कुराते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा डैड हो गया, हम फ्रेंड्स भी तो हैं। डैड को ना सही अपने दोस्त से मन की बात शेयर कर लो। दक्ष हल्का सा मुस्कुरा देता है। एक काम करते हैं, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कॉफी बनाता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ऑलराइट, ओके, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। दक्ष अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में वो चेंज करके हॉल में आ जाता है। अब बताओ क्या बात है। बात क्या, मैं एग्जैक्टली बात तो नहीं बता सकता, लेकिन कंफ्यूजन है। अगर एक इंसान का किसी चीज को देखने का शुरू से एक नजरिया रहा हो और अचानक से किसी दिन उसके नजरिए से बिल्कुल अलग कोई चीज हो जाए, तो क्या करना चाहिए? एक पल में नजरिया बदल लेना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, एक पल में नजरिया बदल जाना आसान नहीं है, और जो चीज हमें हमारी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे, उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो क्या करना चाहिए? उस चीज को नए पहलू से सोचकर देखना चाहिए, दोबारा से चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर दिल की बात सुनो कि उसे क्या सही लग रहा है। थैंक्स डैड, आप सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। चलिए अब आप भी सो जाइए, मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। दक्ष अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ रिद्धि अपनी माँ को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं एनजीओ में बात करूंगी इसके लिए और खुद उस बस्ती में जाकर लोगों से मिलूंगी। ओके, वैसे आई एम प्राउड ऑफ यू। आज जो तुमने किया, मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। गॉड ब्लेस यू। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और काम भी तेजी से बढ़ने लगता है। एक दिन रिद्धि ऑफिस से जा रही थी। अमिता जिन औरतों को पढ़ाती है उन्हें पढ़ा रही थी। उनमें से एक औरत रिद्धि से बोलती है, बिटिया जो तुम पिक्चर बना रही थी वो बन गई क्या? हम भी देखेंगे। नहीं आंटी, अभी तो बननी शुरू भी नहीं हुई है। फिल्म बनाना चुटकियों का काम नहीं होता कि हीरो हीरोइन और जगह मिल जाए, बस बन गई फिल्म। फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस यानी FFO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, वहाँ से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। किसी भी हिस्टोरिकल या पब्लिक साइट को यूज कर रहे हैं तो उसका भी परमिट लेना होता है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान जो कि इस दुनिया में नहीं है, उसे किसी भी तरह से अगर हम अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं तो उसके परिवार वालों से नो ऑब्जेक्शन लेटर लाना पड़ता है। बिटिया ये सब तुम हमें क्या बता गई? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। रिद्धि अमिता की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं आंटी, आपके टीचर है ना, इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपको सब कुछ। रिद्धि अमिता की तरफ देखती है, जिनका चेहरा उतरा हुआ था और हल्का सा गुस्सा भी चेहरे पर दिख रहा था। रिद्धि भी शांत हो जाती है। रिद्धि उस औरत से बोलती है, आंटी जब भी फिल्म बन जाएगी उस दिन हम सब साथ बैठकर देखेंगे, ठीक है? भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। रिद्धि मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। सारा पेपर वर्क कंप्लीट होते होते लगभग 2 महीने बीत गए थे। साथ ही साथ हर छोटे बड़े रोल के लिए भी एक्टर्स फाइनल हो गए थे। इन दिनों दक्ष में भी कुछ बदलाव आया था, जो शायद वो खुद महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसके आसपास के लोगों को नजर आ रहा था। जितनी चिढ़ और ईगो चीजों को लेकर पहले उसके मन में थी, अब शायद कुछ कम हो गई थी, या यूं कहे कि संगत का असर हो रहा था। दूसरी तरफ अमिता भी उस बस्ती के लोगों से मिलाई थी। जिस औरत ने अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाया था, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। रिद्धि ऑफिस पहुंचती है। दक्ष भी ऑफिस आ चुका था। दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। थोड़ी देर बाद रिद्धि एक फाइल लेकर दक्ष की केबिन में आती है। May I come in, sir? कम है। सर मैंने सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट 35 करोड़ आ रहा है, जबकि कंपनी ने इस मूवी के लिए 30 करोड़ का बजट डिसाइड किया था। आप एक बार देख लीजिए, अगले हफ्ते से शूट स्टार्ट होना है। जो भी चेंजेस करने हैं मुझे बता दीजिए, ताकि लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स ना हो। तुम ये फाइल यहाँ छोड़ दो, मैं चेक करके इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें। ओके, थैंक यू। रिद्धि केबिन से चली जाती है। दक्ष फाइल चेक करने लगता है। चीजें चेक करने के बाद उसे कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता। वो अकाउंट में बजट बढ़ाने के लिए कह देता है। वो रिद्धि को केबिन में बुलाता है। आपने बुलाया? हाँ, मैंने अकाउंट्स में बात कर ली है। मैंने फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए बढ़ाने को कह दिया है। रिद्धि उसे हैरानी से देखने लगती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? रिद्धि खुद से कहती है, की गले में रस्सी किसने बांधी? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये? यकीन ही नहीं आ रहा। दक्ष उसकी बात सुन लेता है और चिढ़कर बोलता है, कुछ कहा तुमने? रिद्धि हल्का सा उसे चढ़ाते हुए बोलती है,
नहीं सर, बस थैंक यू बोल रही थी आपको। वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करती है। दक्ष उसे ऐसे देखकर मुंह बनाता है। मैं चलती हूँ सर। वो जल्दी से केबिन में चली जाती है और अपने डेस्क पर जाकर हंसने लगती है। प्रिया उसके पास आती है। क्या हुआ रिद्धि, तुम इतना क्यों हंस रही हो? यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। अजीब हो तुम तो। प्रिया हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक हफ्ता यूं ही गुजर जाता है। आज से शूट शुरू होना था। सब लोग शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। एक अलग सा ही नजारा था वहाँ का। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। रिद्धि हर किसी को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शायद आज तक जो सपना बंद आंखों ने देखा था वो खुली आंखों से सच होता दिख रहा था। लाइट, कैमरा, एक्शन, इन 3 शब्दों का न जाने कब से उसके कानों को इंतजार था। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। सब अपने अपने किरदारों को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। दीपिका डोनाल्ड जिन्हें माँ का किरदार निभाना था वो अपना सीन दे रही थी, लेकिन जो कमी रिद्धि ने दक्ष को बताई थी वो उसे भी कहीं न कहीं महसूस हो रही थी। दक्ष खुद से कहता है शायद रिद्धि सही कह रही थी। वो पीछे पलटता है तो उसके पीछे रिद्धि खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ सर, आपने कुछ कहा? दक्ष थोड़ा करते हुए बोलता है कुछ नहीं, मैं क्यों कुछ कहूँगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। दक्ष वहाँ से चला जाता है और रिद्धि हंसने लगती है। रिद्धि की नजर एक अधेड़ उम्र की औरत पर पड़ती है जो दूर खड़ी शूटिंग को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो उस औरत को सुबह से वहीं खड़ा देख रही थी। थोड़ी देर में लंच ब्रेक हो जाता है और शूटिंग रुक जाती है। आज जल्दी में वो टिफिन नहीं लाई थी तो वो इधर उधर कोई दुकान ढूंढने लगती है। उसे दूर अपनी माँ कुछ बस्ती के लोगों के साथ खड़ी दिखती है। वो उनके पास आती है। अरे माँ, आप यहाँ? हाँ, मैं कुछ दिनों से यहाँ आ रही हूँ। मैंने एनजीओ में बात की है और हम लोग यहाँ पर नाइट स्कूल बनाएंगे। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए तब तक मैं यहाँ शाम को थोड़ी देर के लिए आया करूँगी इन सबको पढ़ाने। दैट्स ग्रेट माँ, मेरी मूवी की शूटिंग भी यहीं चल रही है। चलिए कुछ खाते हैं चलकर, फिर मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, अपने बॉस से भी। वो लोग लंच करके शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। रिद्धि अमिता से सबको मिलवाती है। वो उसे दक्ष के पास ले जाती है। माँ, ये मेरी बॉस है, मिस्टर दक्ष कपूर। वो दक्ष की तरफ देखकर बोलती है, सर ये मेरी माँ है, ये इस एरिया में लोगों को पढ़ाएंगी। वो उस दिन वाली जो बात हुई थी। ओह हेलो मैम। हेलो। आप काफी अच्छा काम कर रही हैं। I mean, इतने सारे लोगों के बारे में सोचना और उनके लिए इतने सारे एफर्ट्स लेना, इट्स रियली कमेंडेबल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हर इंसान को अपनी क्षमता भर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, तभी तो इस दुनिया में इंसान और इंसानों में इंसानियत जिंदा रहेगी। दक्ष की बातों सुनकर मुस्कुरा देता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मैं चलती हूँ अब। कहाँ पढ़ाऊंगी, जगह वगैरह देख लूँ जाकर। हाँ श्योर। अमिता रिद्धि से कहती है, मैं चीजें देखकर तुम्हें फोन कर दूंगी, फिर हम साथ ही घर चलेंगे। लेकिन माँ, यहाँ देर लग सकती है और ये एरिया घर से काफी दूर है। आप कहाँ वेट करेंगी? घर भी जाकर क्या ही करूंगी, तुम्हारी टेंशन ही लगी रहेगी। ओके। अमिता जाने लगती है, तभी उनकी नजर उसी अधेड़ उम्र की औरत पर पड़ती है। वो औरत कौन है पता नहीं माँ, सुबह से यहीं खड़ी है और शूटिंग देख रही है। चलो मैं चलती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। वैसे तुम्हारी माँ काफी सॉर्टेड और डिसेंट है, देखकर लगता नहीं तुम्हारी माँ है। वो उसको हल्का सा छेड़ती हुई कहती है, वैसे आपको और आपके डैड को देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है। दक्ष और रिद्धि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ ही पलों में उनकी हंसी छूट जाती है। शूटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। शाम के 7 बजे पैकअप होता है। सब लोग अपने अपने घरों के लिए निकलने लगते हैं। रिद्धि अमिता के पास आती है। चलिए माँ, पैकअप हो गया है, चलो। वो दोनों अपनी कार के पास आती हैं। दक्ष भी अपनी कार के पास खड़ा था। अमिता उसे देखकर बाय करती है, पलटकर वो भी उन्हें बाय करता है। रिद्धि को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है। माँ, आपकी एक ही दिन में बड़ी सी दोस्ती हो गई है और गौर करने वाली बात तो ये है कि ये भी आपसे इतनी अच्छे से बात कर रहा है। चलो कार में बैठो, रास्ते में बात करेंगे। दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। कितना अच्छा बच्चा है, जैसा तू बताती है मुझे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा। पता नहीं इधर कुछ दिनों से इसे क्या हो गया है। वैसे मैं बता रही हूँ ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई तुम कुछ भी कहो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रियली? यस। अमिता उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुँच जाते हैं। अगले दिन सब शूटिंग लोकेशन पर पहुँचते हैं। आज भी रिद्धि को वही औरत वहाँ दिखाई देती है। रिद्धि खुद से कहती है, अरे ये कौन है, कल भी ये पूरा दिन यहीं रही और आज भी। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ अमिता भी उस जगह के लोगों का व्यक्तित्व ज्ञान के प्रकाश से निखार कर रही थी। शाम हो चुकी थी। सब पैकअप के बाद अपने अपने घर जा रहे थे कि तभी रिद्धि और बाकी सबको कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। सब लोग उस तरफ देखते हैं। उन्हें वहाँ वही औरत उनकी मूवी के डायलॉग्स बोलती दिख रही थी। वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी कि सबकी नजरें उस पर ही टिक गई थी। थोड़ी देर में वहाँ खड़े सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं।
उस औरत की नजरें उन सब पर पड़ती है। वो औरत डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। रुकिए, रिद्धि उनके पास आती है। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं आऊंगी। अरे माफी किस बात की? कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी आप। वो बस ऐसे ही। दक्ष भी उसके पास आता है। सच में आप बहुत अच्छा कर रही थी। उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहब, हम गरीबों के सपने तो जिंदगी के उतार चढ़ाव में ही दब कर रह जाते हैं। हमें बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। वो दीपिका डोनाल्ड की तरफ देखते हुए बोलती है, और मैडम जी, हमने आपकी सारी पिक्चरें देखी है। हमारी शादी जल्दी करा दी गई, फिर घर परिवार बच्चे हम इन्हीं में फंस कर रह गए। हम अपने आप को बिल्कुल भूल ही गए। अब तो हमारे बच्चों की भी शादी हो गई है। कल जब हमने आपकी पिक्चर बनते देखी तो खुद को रोक नहीं पाए। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अब आपके सपने अधूरे नहीं रहेंगे। मैं आपको अपनी अगली फिल्म में जरूर कास्ट करूंगा। रिद्धि उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। तभी दीपिका डोनाल्ड बोलती है, अगली फिल्म में क्यों, इस फिल्म में क्यों नहीं? लेकिन मैम, इस फिल्म की कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कोई रोल नहीं है अब। है ना मेरा रोल? या दीपिका डोनाल्ड मुस्कुराते हुए, बहुत स्टूपिड लग रहा होगा ना मेरे मुंह से ये सुनना। इनफैक्ट यहाँ खड़े हर इंसान को अजीब लग रहा होगा कि कोई खुद का रोल किसी और को देने के लिए कैसे कह सकता है। इनकी बातें सुनकर मुझे मेरी जिंदगी याद आ गई। मैं भी एक बहुत छोटे परिवार से आई थी। अगर मुझे भी कोई चांस न देता तो शायद आज मैं वो नहीं होती जो आज हूँ। मुझे सच में बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। दीपिका डोनाल्ड उस औरत के पास आती है। जो रोल मैं कर रही हूँ आप करेंगी। उस औरत की खुशी का ठिकाना न था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहे। दक्ष बेटा, मैं अपना रोल छोड़ रही हूँ, तुम इन्हें चांस दो। दक्ष मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। दक्ष उस औरत की तरफ देखता है और वो औरत वहाँ से चली जाती है। बाकी सभी चले जाते हैं। रिद्धि वहीं खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। दक्ष जाने लगता है, लेकिन रिद्धि को रुका हुआ देखकर उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें घर नहीं जाना, यहीं रहना है रात भर? नहीं, बस कुछ सोच रही थी। दोनों चलते चलते बातें कर रहे थे। क्या? बाई चांस आज हम इस औरत से टकरा गए और इनके लिए कुछ कर पाए। इनके जैसे ही न जाने कितने लोग हों जिनके अरमान किसी न किसी वजह से कहीं खो जाते हैं। वैसे खुश तो आप भी बहुत होंगे आज। खुश क्यों? अरे, आपकी फिल्म का बजट कम हो गया ना। वो उसकी तरफ देखता है और दोनों हंसने लगते हैं। वैसे ये जो आज हुआ, उससे एक चीज का एहसास हो गया कि जिंदगी में पढ़ाई कितनी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। सामने से अमिता आ जाती है। हेलो आंटी। हेलो। जरूरी नहीं कि जो लोग नौकरी करना चाहते हैं बस उनके लिए पढ़ाई है। शिक्षा हमारी जिंदगी जीने के नजरिए को बेहतर बनाती है। हमारी सरकार को शिक्षा और रोजगार इन दोनों क्षेत्रों में कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। ये दोनों चीजें हर घर तक पहुंचनी चाहिए। तभी हम अपने आप को और देश को एक बेहतर भविष्य देख सकते हैं। ठीक है आपने। वैसे आपकी बातें और सोच बहुत अलग है आंटी जी। आपसे बात करके नया जज्बा आ जाता है। अमिता मुस्कुराती हुई कहती है, गॉड ब्लेस यू। अब हम चलते हैं। चलो रिद्धि जी। दोनों वहाँ से चली जाती हैं और दक्ष उन्हें जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सच ही है, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे आसपास जैसी सोच वाले लोग होते हैं कहीं ना कहीं हमारी सोच को जरूर प्रभावित करते हैं। दक्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और एक बार उस औरत को इन लोगों का साथ मिल गया, लेकिन हमारे अपनों के लिए हम ही हैं। तो जाइए पूछिए अपने माता पिता से कि कहीं जिंदगी की धूप में उनके किसी सपने ने कहीं दम तो नहीं तोड़ दिया। उनके दिल की बात जानिए और जो हो सके उनके लिए करिए। आखिर यही तो जिंदगी है। अपने किसी अपने को खुशी ना दे पाए तो क्या ही किया। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दूं का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल